हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से केशपाल सर के द्वारा कराया गया यूपी होमगार्ड की औषधि सीरीज का यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और आज की जो मास्टर क्लास है ना, ये बहुत ही खास होने वाली है। हाँ, क्योंकि श्रोताओं के लिए ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि आज का ये विश्लेषण मतलब सिर्फ तथ्यों और ऑप्शंस को रटने का कोई सेशन नहीं है। सही कहा। आज का हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक रहस्यों को एक कहानी की तरह समझना। राइट। इसे हम एक गहन चर्चा की तरह लेंगे, जहां हम जानेंगे कि कोई घटना क्या हुई। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो क्यों और कैसे हुई। बिल्कुल। और तथ्यों के पीछे छिपे इन्हीं कारणों को डिकोड करने के लिए हम यहाँ इस विस्तृत चर्चा में एक एक परत खोलेंगे। तो आइए हम सब मिलकर समझते हैं। देखिए, किसी भी राज्य के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चरित्र को समझने से पहले उस जमीन की भौगोलिक और प्रशासनिक नींव को समझना सबसे जरूरी होता है। क्योंकि आखिर सत्ता का केंद्र कहाँ था और कैसे बदला, ये राज्य के पूरे विकास को प्रभावित करता है। बिल्कुल। और इसी प्रशासनिक नींव से जुड़ा है हमारा पहला प्रश्न। Q1, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहां स्थानांतरित किया गया? इस ऐतिहासिक बदलाव का सही उत्तर है विकल्प सी, लखनऊ। लखनऊ, राइट। हाँ। और राजधानी के स्थानांतरण का ये सफर कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी आगरा थी, जिसे 1857 की क्रांति के बाद 1858 में रणनीतिक कारणों से प्रयागराज ले जाया गया। और फिर लखनऊ? जी। अंततः 1921 में आंशिक रूप से और 1935 में ये पूर्णतः लखनऊ में स्थापित कर दी गई। ये वाकई बहुत ही दिलचस्प है। राजधानी के इस ऐतिहासिक सफर को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति अपनी बढ़ती जरूरतों और नई चुनौतियों के हिसाब से बार-बार अपना घर अपग्रेड कर रहा हो। हाँ, बिल्कुल सटीक उपमा है ये। है ना? मतलब पहले आगरा का व्यापारी केंद्र, फिर 1857 के बाद प्रयागराज का सुरक्षित ठिकाना और अंत में अवध के दिल लखनऊ में स्थायी निवास। एकदम सही। खैर, सत्ता के इस केंद्र को स्थापित करने के बाद ये पहचानना भी जरूरी था कि इस पूरे भूभाग को एक आधिकारिक नाम और पहचान कब मिली। आइए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। Q2, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इस महत्वपूर्ण दिन का सही उत्तर है विकल्प सी, 24 जनवरी। 24 जनवरी। हाँ, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को ही संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से उत्तर प्रदेश रखा गया था। अच्छा, तो इसी वजह से ये दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल। राज्य की इसी ऐतिहासिक पहचान को मनाने के लिए 2018 में पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन शुरू किया गया। यानी स्थापना के लगभग 68 साल बाद इसे एक उत्सव का रूप दिया गया। प्रशासनिक पहचान स्थापित होने के बाद अब इस विशाल राज्य की सीमाओं को समझना भी उतना ही आवश्यक है। क्योंकि सीमाएं ही तय करती हैं कि किसी राज्य का किन अन्य संस्कृतियों के साथ सीधा संपर्क होगा। सही बात है। और इसी भौगोलिक सीमांकन से जुड़ा है हमारा अगला प्रश्न। Q3, उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? भौगोलिक दृष्टि से इसका सही उत्तर है विकल्प डी, बुलंदशहर। हो, बुलंदशहर। हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश के कुल 6 जिले हरियाणा की सीमा को स्पर्श करते हैं। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। जबकि बुलंदशहर पूरी तरह से एक आंतरिक जिला है जो हरियाणा तक नहीं पहुंचता। इन सीमाओं की बनावट भी अपने आप में एक कूटनीतिक कहानी कहती है। एक तरफ जहां पश्चिमी सीमाएं हरियाणा और दिल्ली जैसे औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ती हैं, वहीं कुछ सीमाएं बेहद सूक्ष्म तरीके से अन्य राज्यों को छूती हैं। बिल्कुल सही कहा। इसी सूक्ष्म भौगोलिक संपर्क को समझने के लिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। Q4, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है? राज्य की सीमाओं के नक्शे के अनुसार सही उत्तर है विकल्प बी, हिमाचल प्रदेश। सिर्फ हिमाचल प्रदेश? जी। हिमाचल प्रदेश की सीमा केवल उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी छोर यानी सहारनपुर जिले के एक छोटे से हिस्से को छूती है, जो इसे सबसे छोटी सीमा बनाता है। जबकि इसके ठीक विपरीत मध्य प्रदेश के साथ राज्य की सबसे लंबी सीमा साझा होती है। ये विरोधाभास राज्य के भूगोल को कितना रोचक बनाता है।
मतलब एक तरफ हिमाचल प्रदेश की सिर्फ एक हल्की सी छुअन है जो पहाड़ी आबोहवा का एहसास दिलाती है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के साथ एक विशाल और गहरा विस्तार है। एकदम सही पकड़े हैं। भूगोल की इन जटिल सीमाओं को समझने के बाद अब रुख करते हैं उन ऐतिहासिक शख्सियतों और इमारतों की तरफ जिन्होंने इस भौगोलिक ढांचे में प्राण फूंके। Q5 गोविंद वल्लभ पंत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भारतीय राजनीति के इस बड़े नाम के लिए सही उत्तर है विकल्प सी, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। और मेरे ख्याल से उनका योगदान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत केवल राज्य के पहले मुख्यमंत्री नहीं थे, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक भारत के प्रशासनिक ढांचे को आकार देने में उनके असीमित योगदान के कारण ही उन्हें 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये समझना बेहद जरूरी है कि जब 1950 में उत्तर प्रदेश एक नए स्वरूप में आकार ले रहा था, तब उसे ऐसे ही दूरदर्शी नेतृत्व की आवश्यकता थी। सही बात है। अब जब हम राज्य के निर्माताओं की बात कर रहे हैं, तो उन प्रतीकों की बात भी होनी चाहिए जो इस सत्ता और इतिहास का प्रतिनिधित्व करते हैं। Q6 उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मारक से किस ऐतिहासिक जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? वास्तुकला और प्रतीकों के इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा जो लखनऊ में है ना? जी हाँ, 1784 ईस्वी में अवध के नवाब आसफ-उद-दौला द्वारा अकाल राहत परियोजना के तहत बनवाया गया ये भव्य रूमी दरवाजा ही वो स्मारक है जहां से ये जुड़वा मछलियों का चिन्ह लिया गया है। ये तथ्य मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। 1784 के एक भयानक अकाल के दौरान लोगों को रोजगार देने के लिए नवाब ने इतनी शानदार इमारत बनवा दी। बिल्कुल, और आज वही पूरे राज्य का प्रतीक बन गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश सिर्फ नवाबों और प्राचीन वास्तुकला तक ही सीमित तो है नहीं। राज्य की अर्थव्यवस्था आधुनिक औद्योगिक ढांचे पर भी उतनी ही मजबूती से टिकी है। आइए इस आधुनिक पहलू का विश्लेषण करते हैं। Q7 मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं यानी रिफाइनरीज किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOCL। राइट। ये रिफाइनरियां विशेष रूप से मथुरा रिफाइनरी केवल तेल शोधन कारखाने नहीं हैं, बल्कि ये सुनिश्चित करती हैं कि भारत के इन विशाल भूमिबद्ध उत्तरी क्षेत्रों में ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति होती रहे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। हम एक तरफ 1784 के रूमी दरवाजे की बारीक नक्काशी की चर्चा कर रहे हैं और ठीक अगले ही पल मथुरा की विशालकाय आधुनिक ऊर्जा रिफाइनरी की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब ऐसा लगता है जैसे उत्तर प्रदेश एक ही समय में दो अलग-अलग सदियों में जी रहा हो। बिल्कुल। और यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि ये विरोधाभास नहीं, बल्कि इस राज्य के अस्तित्व की सबसे बड़ी खूबी है। ये राज्य अपनी ऐतिहासिक जड़ों को सहेजता भी है और भविष्य की औद्योगिक जरूरतों के लिए तेजी से अनुकूलन भी करता है। प्राचीन इतिहास और आधुनिक औद्योगिकरण का ये अद्भुत संगम। और जब ऐतिहासिक जड़ों की बात होती है तो मुगल वास्तुकला की वो छाप नजरअंदाज नहीं की जा सकती। Q8 निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की बेगम का मकबरा मरियम-उज़-ज़मानी सिकंदरा में स्थित है? मरियम-उज़-ज़मानी की उपाधि दी गई थी। उनका सिकंदरा स्थित ये मकबरा न केवल मुगल वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है, बल्कि अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और राजपूत मुगल गठजोड़ का एक जीवंत ऐतिहासिक साक्ष्य भी है। सिकंदरा, आगरा और फतेहपुर सीकरी, ये पूरे इलाके पत्थर में उकेरी गई इतिहास की किताबों की तरह हैं। बिल्कुल। लेकिन वास्तुकला केवल ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं होती, वो स्थान की आध्यात्मिक धड़कन को भी समेटे रहती है। आइए अब इस आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करते हैं। Q9 उत्तर प्रदेश में कहाँ का पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है? कला और आध्यात्म के इस अनूठे संगम का सही उत्तर है विकल्प बी, वृंदावन। वृंदावन का मंदिर? हाँ, वृंदावन का ये 9 मंजिला आधुनिक मंदिर केवल वास्तुकला के लिए नहीं, बल्कि अपनी यांत्रिक कठपुतली कला के जरिए कृष्ण लीलाओं को आम जनमानस तक अत्यंत रोचक तरीके से पहुंचाने के लिए प्रसिद्ध है। कला के माध्यम से धर्म को जन जन तक पहुंचाने का क्या अद्भुत तरीका है। गूढ़ बातें कठपुतलियों के जरिए सीधे दिलों में उतर जाती हैं। बिल्कुल सही कहा। वैसे जब धर्म और ज्ञान के प्रसार की बात हो रही है, तो हमें उस दौर में जाना होगा जब ज्ञान का प्रसार किताबी नहीं, मौखिक और वैचारिक होता था। Q10 एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है?
इस अत्यंत प्राचीन धार्मिक स्थल का सही उत्तर है विकल्प सी, सीतापुर। सीतापुर में? जी, गोमती नदी के तट पर स्थित नैमिषारण्य वो पवित्र स्थान है जिसे 84,000 ऋषियों की तपोभूमि माना जाता है, जहां बैठकर महर्षि वेदव्यास ने पुराणों का ज्ञान दिया था। और साथ ही ये मुगल काल के नवरत्न राजा टोडरमल की जन्मस्थली भी है। इस तथ्य पर जरा गहराई से विचार करते हैं। 84,000 ऋषि एक साथ एक स्थान पर। अगर हम इसे आज के संदर्भ में समझें तो सीतापुर का ये नैमिषारण्य प्राचीन काल का कोई विशाल थिंक टैंक या मेगा ब्रेनस्टॉर्मिंग कॉन्फ्रेंस रहा होगा। बहुत ही शानदार और सटीक उपमा है ये। जरा कल्पना कीजिए, उस दौर के सबसे तेज और विद्वान दिमाग एक जगह इकट्ठा होकर ब्रह्मांड और विज्ञान के जटिल मुद्दों पर कितना बड़ा वैचारिक मंथन कर रहे होंगे। हाँ, प्राचीन भारत में ज्ञान का निर्माण ऐसे ही विशाल सम्मेलनों और शास्त्रार्थों के जरिए होता था। नैमिषारण्य सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, उस युग का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर था। अद्भुत। अब इस आध्यात्मिक शांति से हम उस ऊर्जा और पराक्रम की ओर बढ़ते हैं जो इस राज्य की संस्कृति का एक और पहलू है। Q11। हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ है? इस सामरिक महत्व के आयोजन का सही उत्तर है विकल्प बी, झांसी। झांसी यानी रानी लक्ष्मीबाई का शहर। जी, जो ऐतिहासिक रूप से वीरता का प्रतीक है, आज के समय में भारत के डिफेंस कॉरिडोर का एक प्रमुख हिस्सा बन चुका है और इसी सैन्य गौरव को दर्शाने के लिए ये पर्व आयोजित हुआ। झांसी का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जहां वीरता है वहां उसे व्यक्त करने के लिए लोक कलाएं और उत्सव भी होते ही हैं। Q12। कार्तिक लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंध है? इस लोक संस्कृति से जुड़े प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का लोक नृत्य? हाँ, बुंदेलखंड क्षेत्र की ये एक अत्यंत समृद्ध लोक कला है जिसमें नर्तक कृष्ण और गोपियों का रूप धारण करते हैं। इसके अलावा ये क्षेत्र राई और दिवारी पाईडंडा जैसे जोशीले नृत्यों के लिए भी गहराई से जाना जाता है। ये लोक नृत्य सीधा जमीन की मिट्टी से जुड़े हैं, लेकिन यूपी ने शास्त्रीय संगीत की भी कई जटिल विधाओं को जन्म दिया है। आइए ऐसी एक महान हस्ती के बारे में जानते हैं। Q13। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी किस घराने से संबंधित हैं? भारतीय शास्त्रीय संगीत के इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, बनारस घराने से। बनारस घराना। और उन्हें ठुमरी की रानी भी कहा जाता है ना? बिल्कुल। ठुमरी की रानी के नाम से विख्यात गिरजा देवी ने बनारस घराने की गायन शैली को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया और इसी अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बनारस घराने की अपनी एक अलग ही मिठास है और जब बनारस की बात हो रही हो तो वहां के संगीत आयोजनों का जिक्र लाजमी है। Q14। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NCZCC चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? लोक गीतों के संरक्षण से जुड़े इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, वाराणसी। वाराणसी में? जी, वाराणसी न केवल शास्त्रीय कलाओं का जन्मदाता है, बल्कि ये चैती और कजरी जैसे मौसमी लोक गीतों को वैश्विक मंच प्रदान करने का एक प्रमुख केंद्र भी है। अब इन सभी सांस्कृतिक जड़ों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी शिक्षा संस्थानों पर भी तो है। आइए इस गहन चर्चा के अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं। Q15। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वो था? कला शिक्षा की नींव से जुड़े इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। ये लखनऊ में है ना? हाँ, वर्ष 1926 में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के प्रयासों से लखनऊ में स्थापित ये ऐतिहासिक संस्थान भारत में संगीत की शिक्षा को संस्थागत करने का पहला बड़ा प्रयास था। 1926 मतलब आजादी के संघर्ष के बीच जब देश का भविष्य अनिश्चित था, तब भी हमारे पूर्वज हमारी कला को सहेजने के लिए एक व्यवस्थित ढांचा तैयार कर रहे थे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात थी। अब मैं कुछ सुमेलन यानी मैचिंग वाले प्रश्न लूंगा। ये हमारी संस्कृति के सबसे बड़े मिलन स्थलों यानी मेलों पर आधारित हैं। Q16। सुमिलित कीजिए मेला या त्योहार और आयोजन स्थल। इस मिलान का सही और सटीक उत्तर है विकल्प ए, यानी A3, B4, C2, D1। इसे जरा श्रोताओं के लिए डिकोड कर दें। जरूर। इस क्रम के अनुसार प्रसिद्ध पशु मेला आगरा के बटेश्वर में लगता है,
ध्रुपद मेला संगीत की नगरी वाराणसी में आयोजित होता है, गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में और आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माघ मेला प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। मेलों की ये सूची यहीं खत्म नहीं होती। आइए एक और सुमेलन का विश्लेषण करते हैं। Q17 सुमेलित कीजिए मेला और जनपद। इस दूसरे सुमेलन का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी A2, B3, C1, D4। मतलब सही क्रम क्या होगा? सही क्रम के अनुसार शक्तिपीठ से जुड़ा देवी पाटन मेला बलरामपुर में, जैन और हिंदू आस्था का कांपिल्य मेला फर्रुखाबाद में, बटेश्वर मेला आगरा में और पशुओं का ऐतिहासिक ददरी मेला बलिया में लगता है। इन दोनों सवालों के संदर्भ में मुझे एक बहुत ही दिलचस्प बात नजर आती है। वो क्या? आज हम जानकारी और विचार साझा करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंटरनेट के आने से सदियों पहले ये क्षेत्रीय मेले ही असल में हमारे समाज के सोशल मीडिया नेटवर्क हुआ करते थे। अरे वाह, क्या तुलना की है आपने, है ना? इन्हीं मेलों में दूर-दराज के लोग जुड़ते थे, नए वैचारिक ट्रेंड्स सेट होते थे और संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इन्हीं मेलों के मंच से वायरल होती थी। ये तुलना बेहद तार्किक है। ये मेले प्राचीन भारत के इंफॉर्मेशन हब थे, जहां लोकगीत अपना नया रास्ता खोजते थे। और लोकगीतों के फैलने की बात से ही जुड़ा है हमारा अगला प्रश्न। Q18 ढोला लोकगीत कहाँ लोकप्रिय है? इस विशिष्ट गायन शैली का सही उत्तर है विकल्प ए, आगरा मेरठ में। आगरा मेरठ के इलाके में? जी, ढोला मारू की प्रेम कथाओं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थानीय वीर गाथाओं पर आधारित ये लोकगीत सदियों से वहां की मौखिक परंपरा का एक बेहद मजबूत स्तंभ रहा है। वीर गाथाओं से लेकर आध्यात्मिक शांति तक इस राज्य में हर रंग है। चलिए आस्था के एक ऐसे ही प्राचीन संगम का रुख करते हैं। Q19 उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? आस्थाओं के इस संगम का सही उत्तर है विकल्प बी, कौशाम्बी। कौशाम्बी। हाँ, प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की शक्तिशाली राजधानी रहा कौशाम्बी, जहां महात्मा बुद्ध ने कई वर्षावास व्यतीत किए और जो जैन धर्म के छठे तीर्थंकर भगवान पद्मप्रभ की जन्मस्थली भी है। दोनों ही धर्मों के लिए ये अत्यंत पवित्र है। और इस राज्य ने ज्ञान और कला का जो विशाल पेड़ खड़ा किया है, उसे जीवित रखने के लिए पर्यावरण का सुरक्षित रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारी चर्चा का अंतिम प्रश्न इसी पर है। Q20 दी ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था? पर्यावरण संरक्षण से जुड़े इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 2001 में। 2001 में, राइट? जी, कृषि प्रधान राज्य होने के कारण यहाँ वनों का क्षेत्रफल कम था। इसी कमी को दूर करने और सघन वृक्षारोपण के माध्यम से हरियाली बढ़ाने के लिए 1 जुलाई 2001 को इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की गई थी। चलिए, इस तरह हमने प्रशासन से लेकर पर्यावरण तक इन सभी 20 प्रश्नों के पीछे छिपे क्यों और कैसे को गहराई से समझ लिया है। बिल्कुल। तो एक्सपर्ट, अगर हमें इस पूरी चर्चा का एक व्यापक निष्कर्ष निकालना हो तो वो क्या होगा? देखिए, अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक द मास्टर मैट्रिक्स के रूप में देखें, तो हमें राज्य को चलाने वाला एक स्पष्ट त्रिकोणीय ढांचा दिखाई देता है। पहला स्तंभ है संस्थान, जैसे 1926 में बना भातखंडे संगीत महाविद्यालय, जो ज्ञान को व्यवस्थित करता है। दूसरा स्तंभ है प्रमुख मेले, जैसे माघ मेला या बटेश्वर मेला, जो समाज के असली नेटवर्किंग इवेंट्स हैं। राइट, बिल्कुल। और तीसरा स्तंभ है सीमाएं, जहां एक और हिमाचल की न्यूनतम सीमा है और दूसरी ओर मध्य प्रदेश का अधिकतम विस्तार। ये तीनों स्तंभ मिलकर इस विशाल और जटिल राज्य का एक मजबूत ताना बाना तैयार करते हैं। क्या बात है! इतिहास, कला, भूगोल, समाजशास्त्र और पर्यावरण, हमें इन सभी पर एक बहुत ही शानदार और सुव्यवस्थित चर्चा की। श्रोताओं के लिए ये अपने राज्य की जड़ों को समझने का एक बेहतरीन नजरिया रहा होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हम आज की इस विस्तृत सीखने की यात्रा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस गहन विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और हर तथ्य के पीछे छिपी असली कहानी को खोजना कभी बंद मत कीजिए।